नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था पाषाण काल। उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ लिया है। हमारे दोनों चैप्टर ये कंप्लीट हो चुके हैं और इससे आगे का हम आज तीसरा चैप्टर करेंगे वैदिक सभ्यता। जो ये वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो इसका परिचय और स्वरूप है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसके निर्माता या आर्यों के जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या-क्या कहा था, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। जो ये वैदिक सभ्यता है उसका हम परिचय देखते हैं। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका विकास 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? प्राचीन भारतीय सभ्यता थी। इसका विकास कब हुआ था? 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता। और इसकी जानकारी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है हमें? वेदों से मिलती है। जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ये आर्य शब्द गुण का द्योतक है। आर्य शब्द किसका द्योतक है? गुण का, जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। जो आर्य शब्द है ये गुण का द्योतक है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम होता है। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई थी, जिसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है हमें वैदिक सभ्यता की? वेदों से मिली है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वैदिक संस्कृति बोलते हैं। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह है। आर्य कैसा समूह था? एक भाषाई समूह था। सर्वप्रथम लेसेन ने 1847 में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। सबसे पहले किसने आर्यों को संबोधित किया था एक जाति के रूप में? लेसेन ने। कब करा था? 1847 में। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता तो नगर प्रधान थी, नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी मिलेगी हमें? ग्रामीण मिलेगी ये। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब हम देखेंगे इसका हमने देख लिया इसका स्वरूप या परिचय देख लिया। अब हम देखेंगे आर्यों के जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने क्या-क्या कहा है। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत देखेंगे। तो सबसे पहला मत था कि ये भारत के ही थे। आर्य कहाँ के थे? जो आर्य थे उनको भारत के ही बताया है बहुत से विद्वानों ने और कहा है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश आदि यहाँ के निवासी बताया है इनको। तो कहा है कि भारत के ही थे। आर्य कहाँ के बताया? भारत के ही। इसमें इन विद्वानों के अलग-अलग मत है, जैसे कि भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस, कौन सी पुस्तक थी इनकी? रिटर्न ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। किसने माना? भगवान दास गिडवानी ने। इनकी बुक कौन सी थी? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। कैसी बुक थी इनकी? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। इसमें आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना? भारत को माना। किसने? भगवान दास गिडवानी ने। सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास, इनकी बुक थी ऋग्वैदिक इंडिया। तो जो अविनाश चंद्र दास थे और संपूर्णानंद थे, इन्होंने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के थे। कहाँ के बताया? सप्त सैंधव प्रदेश के। तो डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश का मत दिया। इसमें अविनाश चंद्र दास की बुक थी ऋग्वैदिक इंडिया। इनकी बुक का क्या नाम था? अविनाश चंद्र दास की ऋग्वैदिक इंडिया। अविनाश चंद्र दास व डॉक्टर संपूर्णानंद ने देव असुर संग्राम का जिक्र करा। इनकी जो अविनाश चंद्र दास की बुक थी ऋग्वैदिक इंडिया और संपूर्णानंद, इन्होंने देव असुर संग्राम यानी कि देवता और असुर का जो संग्राम हुआ था उसका जिक्र किया है ऋग्वैदिक इंडिया में और कहा कि देव और असुर संग्राम में देवता जीत गए। कौन जीते? देव और असुर संग्राम में देवता जीते, यानी कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई और असुर क्या हो गए थे? पराजित हुए। और देवता जीतने के बाद सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, यानी कि जब देवता जीत गए तो उनको तो भगा दिया यहाँ से असुरों को तो, और वो खुद जीतने के बाद सप्त सैंधव प्रदेश में रहे। इनके देवता वरुण बने। जो के देवता थे उनके ये जो
जो ये संग्राम हुआ था उसमें देवता जीते थे, तो उनके देवता कौन बने? फिर वरुण बने। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? ऋग्वेद। ऋग्वेद उनकी पुस्तक रही। और जबकि असुर हार गए थे, तो वो कहाँ चले गए थे? ईरान की ओर चले गए थे। तो इनके देवता बने थे अहुरमंजा, और इनकी पुस्तक थी जेंद अवेस्ता। तो ये जिक्र करा है डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने। अविनाश चंद्र दास की बुक थी ऋग्वैदिक इंडिया। इसमें इन्होंने इस संग्राम का जिक्र करा है जिसमें देवता और असुर का संग्राम होता है। देवता जीतते हैं, असुर यहाँ से चले जाते हैं। देवता की बुक थी ये ऋग्वेद, और जो कि ये जो असुर थे इनकी बुक थी जेंद अवेस्ता। और उनके जो देवता थे उनके देवता बने वरुण, और जो असुर थे उनके देवता बने अहुरमंजा। तो इस तरह ये जिक्र करा था अविनाश चंद्र दास ने अपनी बुक ऋग्वैदिक इंडिया में, और कहा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के थे। सप्त सैंधव प्रदेश के लिए देवकृत योनि शब्द का प्रयोग हुआ है। सप्त सैंधव प्रदेश के लिए कैसी शब्द का प्रयोग हुआ है? देवकृत योनि। यानी कि ये नदियाँ थी ना, इनका इनके आधार पर इन्हें देवकृत योनि बताया है। ये योनि का आकार बनाती हैं ये नदियाँ। जैसे कि यहाँ पे वितस्ता, ये वितस्ता नदी थी। ये थी अस्किनी, फिर परुष्णी, और फिर विपाशा, शत्रुधि, और यहाँ पे सरस्वती। तो ये इस तरह की योनिक आकार बनाते हैं। तो ये योनिकृत आकार की बनती है देवकृत योनि। तो इसको देवकृत योनि शब्द प्रयुक्त हुआ है सप्त सैंधव प्रदेश के लिए। प्रमुख नदियाँ थी इसमें सतलज, जो जिसको सतुद्री बोलते हैं, झेलम, झेलम को वितस्ता बोलते हैं, सिंधु, सरस्वती, रावी को परुषणी नदी बोलते हैं, चिनाब को अश्किनी बोलते हैं, और व्यास को बिपाशा बोलते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं? बिपाशा, चिनाब को अस्किनी, रावी नदी को परुषणी, और सिंधु, सरस्वती, झेलम को वितस्ता, और सतलज को सतुद्री नदी बोलते हैं। अब ये भारत में कश्मीर और हिमालय के बारे में कहा कि ये आर्य कश्मीर और हिमालय के थे, या कश्मीर या हिमालय के रहे होंगे आर्य। ये मत दिया था एल डी कल्ला ने। एल डी कल्ला ने कहा कि ये कश्मीर के या हिमालय के रहे होंगे आर्य। मध्य भारत का बताया राजबली पांडे ने। मध्य भारत का बताया आर्यों को राजबली पांडे ने कहा कि ये शायद मध्य भारत में रहे हों। ब्रह्म ऋषि देश, जो ब्रह्म ऋषि देश है उसके बारे में कहा, इस क्षेत्र में जो ब्रह्म ऋषि देश है इस क्षेत्र में आता है कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन इस क्षेत्र में आता है। तो इसका मत इस जो ब्रह्म ऋषि देश था इसका मत दिया था पंडित गंगानाथ झा ने। ये कट गया। पंडित गंगानाथ झा ने इस मत का समर्थन किया था। किस मत का? ब्रह्म ऋषि देश के मत का समर्थन करा था पंडित गंगानाथ झा ने। इन्होंने कहा कि ये शायद ब्रह्म ऋषि देश के रहे होंगे, और यहाँ की जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती नदी थी। तो ये मत दिया था पंडित गंगानाथ झा ने। अब आ जाएगा देविका प्रदेश मुल्तान। ये मत दिया DS त्रिदेव ने। मुल्तान का बताया आर्यों को मुल्तान का बताया था DS त्रिदेव ने। तो इस तरह भारत के मत में प्रमुख विद्वानों ने अपने मत दिए थे कि आर्य भारत के थे। अब आ जाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। उत्तरी ध्रुव का मत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के थे। और इनकी पुस्तक जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों में उल्लेखित दीर्घकालिक ऊषा काल, यानी कि वेद में जो दीर्घकालिक ऊषा काल का उल्लेख मिलता है उस आधार पर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के रहे होंगे, क्योंकि वहां पर रात और दिन की अवधि अधिक होती है। वहां पे कैसी अवधि, रात और दिन की अवधि कैसी होती है? अधिक होती है। तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव के निवासी बताया। किसको? आर्यों को। आर्य ध्रुवों से यूरोप आए, यहाँ पे हिम प्रलय हुआ होगा। इन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि जब ध्रुवों पर हिम प्रलय हुआ तो यूरोप आ गए, और फिर यूरोप से वो भारत की ओर आ गए। ये मत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब यूरोप के बारे में बताया रूस के रहे होंगे। यूरोप में रूस के नेहरिंग व गार्डन चाइल्ड का मत था कि ये आर्य दक्षिणी रूस से आए होंगे। कहाँ से आए होंगे? दक्षिणी रूस से। किसने कहा? नेहरिंग और गार्डन
चाइल्ड ने, क्योंकि जो दक्षिण रूस में त्रिपोली शहर है वहाँ से जो मृतभांड मिले हैं वो वैदिक सभ्यता से भी हमें मिलते हैं। तो ये मृतभांड के आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि शायद ये दक्षिणी रूस से आए होंगे। साइबेरिया से मार्गन ने बताया कि जो आर्य थे वो साइबेरिया के रहने वाले थे। अब बताया पेंका और हार्ट ने कहा कि आर्य जर्मन स्कैंडिनेविया से आए थे। स्कैंडिनेविया से और जर्मन से बताया पेंका और हार्ट ने। हंगरी और डेन्यूब नदी का बताया गाइल्स का मत था। गाइल्स ने कहा कि शायद ये हंगरी या डेन्यूब नदी जो हंगरी में वहाँ के निवासी थे आर्य। तो इस तरह यूरोप का भी हो गया। अब एशिया का है। एशिया के जो भाग थे वहाँ के विद्वानों ने मत दिए हैं। मध्य एशिया का बताया जेसी रोड ने। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्टीरिया को बताया। किसने? जेसी रोड ने। और आर्यों को एशिया की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो मैक्स मूलर ने दिया था। वो 1859 में दिया था मध्य एशिया का। ये मत सर्वमान्य मत है कि शायद ये मध्य एशिया के थे। मैक्स मूलर ने आर्यों की जो एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वो 1859 में दिया था। और जेसी रोड ने भी आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्टीरिया मध्य एशिया बताया था। अब आ जाएगा तिब्बत। जो तिब्बत का निवासी बताया वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और पार्टीजर ने तिब्बत के मूल निवासी आर्यों को बताया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर के द्वारा तिब्बत का मूल निवासी बताया गया। काला सागर का बताया था बेनफे के द्वारा बताया गया था। पामीर के पठार का बताया मेयर ने, कीथ ने और ओगडनबर्ग के द्वारा मेयर और कीथ के द्वारा पामीर का पठार मूल निवास स्थान आर्यों का बताया। कैस्पियन सागर का सीएस ने बताया था कि आर्य थे जो कैस्पियन सागर के रहे होंगे। और बार्डेन स्टाइल ने यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेप्स मैदान को आर्यों का मूल निवासी स्थान माना है। बार्डेन स्टाइल ने किसको माना है? यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेप्स मैदान को आर्यों का मूल निवासी स्थान माना है। तो आज हमने इनके भारत में आर्यों की जो मत थे कि भारत से या यूरोप से या मध्य एशिया से एशिया के अन्य भागों से जो भी मत थे वो देख लिए हमने। और इसी के साथ ये क्लास आज की मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे जिसमें हम जो हड़प्पा सभ्यता जो ये वैदिक सभ्यता है इसका विस्तार देखेंगे। और आगे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों धन्यवाद।